हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रस शास्त्र और भैषज कल्पना के चैप्टर कल्पना निर्माण 2 की, जिसमें आज हम सबसे पहले अवलेह कल्पना की बात करेंगे। अवलेह कल्पना को हम फुल डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले अवलेह की परिभाषा क्या है, ठीक है, और अवलेह के पर्याय क्या होते हैं। व्युत्पत्ति इतनी इम्पोर्टेंट अब नहीं है, ये संस्कृत में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, अभी तो नहीं है। परिभाषा देखते हैं कि मुख्य रूप से ये क्वाथ या स्वरस को पुनः पकाकर घन यानी सेमी सॉलिड स्वरूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यानी क्वाथ, स्वरस आदि को जब हम अग्नि पर पुनः पकाते हैं, वापस से उन्हें पकाते हैं, तो क्या होता है, वो गाढ़े हो जाते हैं, वो सेमी सॉलिड हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को, इसी को अवलेह कहा जाता है, अवलेह कल्पना कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति आप देख लेंगे। इसके बाद आती है इसकी शास्त्रीय परिभाषा, जो कि श्लोक याद करना इम्पोर्टेंट है। क्वाथ आदि नाम पुनः पाकाद घनत्वम सारस क्रिया। इसका क्या मतलब है, वही है कि क्वाथ आदि स्वरस को पुनः पकाकर घन या सेमी सॉलिड रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही अवलेह कहा जाता है। अवलेह के पर्याय लेह, प्राश, अवलेहिका और मोदक होता है। लेह का मतलब है जिसे जीवा से आस्वादित किया जाए। प्राश का मतलब होता है वो जो पोषण, जिसे हम खाते हैं पोषण के लिए, जैसे च्यवनप्राश। अवलेहिका इसका अल्प या संकुचित रूप है। मोदक मतलब जब अवलेह को और अधिक सुखाकर उसे वटी का रूप दे दिया जाता है। मोदक जैसे हम लड्डू को कहते हैं, उसे लड्डू के रूप में, पिंड के रूप में या वटी के रूप में अगर बना दिया जाए तो उसे हम मोदक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके आधारभूत सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल्स की, जिसमें अवलेह निर्माण में मुख्य रूप से 4 श्रेणियों के द्रव्य की आवश्यकता होती है। अवलेह निर्माण के द्रव्य याद करना भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको एक लिक्विड चाहिए, वो क्या हो सकता है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, दुग्ध, घृत, तेल, जल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यह औषधीय घटकों के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन का माध्यम है। इसके बाद आता है मधुर द्रव्य, जिसमें आप ले सकते हो शर्करा, गुड़, मिश्री या फिर खंड। ये क्यों जरूरी है, ये चाशनी बनाने के लिए और संरक्षण के लिए अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। प्रक्षेप द्रव्य फाइन पाउडर के फॉर्म में डाला जाता है, जैसे त्रिजात, त्रिकटु, चतुर्जात। औषधीय वनस्पति का सूक्ष्म चूर्ण जो अंत में मिलाया जाता है ताकि उसकी चिकित्सा क्षमता बढ़े। इसके बाद आता है स्नेह द्रव्य। स्नेह कौन सा यूज किया जाता है, मोस्टली घृत यूज किया जाता है या फिर तेल, बस मज्जा नहीं। अब ये अवलेह को क्या देता है, चिकनाहट, स्निग्धता देता है, और फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंस है उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन बिना फैट के एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर फैट डाला जाता है। मधु की बात करते हैं तो शीतल होने पर मिलाया जाने वाला योगवाही और प्राकृतिक परिरक्षक द्रव्य होता है। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य अनुपात की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें वो बोल रहे हैं कि यदि आधार चूर्ण द्रव्य 1 भाग है तो शर्करा उससे 4 गुना होनी चाहिए। यदि आधार चूर्ण 1 ग्राम है, 1 भाग है, तो शर्करा उससे 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। यदि गुड़ का प्रयोग कर रहे हो तो वह चूर्ण से 2 गुना होना चाहिए। समझ पा रहे हो, अगर आप वह चूर्ण से 2 गुना होना चाहिए, गुड़ चूर्ण से 2 गुना होना चाहिए और शर्करा 4 गुनी होनी चाहिए। द्रव द्रव्य क्वाथ आदि चूर्ण द्रव्य से 8 गुना होना चाहिए। समझ आ गया, यानी द्रव द्रव्य 8 गुना और शर्करा 4 गुना, गुड़ 2 गुना होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य निर्माण विधि की, जो कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है अवलेह का। इसे मोस्टली हम 3 चरण में पढ़ते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो सबसे पहले पूर्व कर्म की तैयारी कर, इसमें क्या है, जो भी देखो ये सारी चीज़ें वही है, जैसे मैंने आपको शर्करा कल्पना में बताया था कि पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, तो ये सारा सबका सेम ही रहता है। तो सबसे पहले वो इकट्ठा करो कि जिस पेड़ की आपको ज़रूरत है, तो निर्धारित जड़ी बूटियों को यवकुट करके शास्त्रीय विधि से क्वाथ तैयार करो, ठीक है। यवकुट करो और उसका क्वाथ बना लो, उसे उबाल लो।
यदि किसी फल जैसे आमलकी या कुष्मांड का पल्प प्रयुक्त होना है तो उसे उबालकर बीज निकालकर तेल या घृत में भूनना भर्जन किया जाता है उसका। शर्करा या गुड़ को क्वाथ या द्रव में घोलकर छान लेना ताकि भौतिक अशुद्धियां जैसे धूल बालू दूर हो सके। इसमें वो बोल रहे हैं जैसे चीनी में या फिर गुड़ में जब आप उसे किसी भी क्वाथ में या लिक्विड में मिलाते हो, द्रव्य में मिलाते हो, तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें मिक्स करने के बाद एक बार छान लो ताकि जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट है वो छन कर दूर हो जाए। प्रधान कर्म की बात करते हैं। अब जो हमने छना हुआ द्रव हमारे पास है उसे कढ़ाई में डालकर मंद अग्नि पर पाक किया जाता है। पाक के दौरान द्रव को लगातार हिलाया जाता है ताकि वह तली में ना लगे और ना जले। ठीक है, जैसे जैसे जल का वाष्पीकरण होता है चाशनी गाढ़ी होने लगती है। इसी समय तापमान और सिद्धि लक्षण का निरंतर निरीक्षण किया जाता है। जैसे जैसे आपका जल उड़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो क्वाथ है वो गाढ़ा होता चला जाएगा। अब इस गाढ़े होने के जैसे जैसे वो गाढ़ा हो रहा है वैसे वैसे आप सिद्धि लक्षण चेक करो कि सिद्धि लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब जैसे ही सिद्धि लक्षण प्राप्त हो उसे अग्नि से उतार लो। अग्नि से उतारने के तुरंत बाद मंद गर्म अवस्था में ही सूक्ष्म पिसे हुए प्रक्षेप द्रव्य को धीरे धीरे मिलाते हुए अच्छी तरह सम्मिश्रित किया जाता है। यानी अग्नि से उतारने के तुरंत बाद तो नहीं डाला जाता, जब वो हल्का सा गर्म हो, गुनगुना हो, ठीक है, तब उसमें प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं। मधु भी बाद में ही डाला जाता है। अब हम देखते हैं पश्चात कर्म क्या होता है। जब अवले पूरी तरह से शीतल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसे निर्धारित मात्रा में मधु मिलाया जाता है, क्योंकि मधु को भी गर्म में नहीं मिलाते हैं। गर्म अवले में मधु मिलाना आयुर्वेद में विषैल्य या फिर विरुद्ध माना गया है। अब तैयार अवले को घृत भावित या स्वच्छ शुष्क कांच के जार में पैक कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें विशिष्ट नियम एवं तापमान का महत्व क्या है। भर्जन करने पे यदि गोदय पल्प का प्रयोग है जैसे कुष्मांड, तो उसे घृत में तब तक भूनना चाहिए जब तक कि उसका जल्यांश समाप्त ना हो जाए और वह सुगंधित ना हो जाए, जिससे अवले की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ कम रहेगी, वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो अगर हम उसमें से पानी बिल्कुल उड़ा देंगे, सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। मधु सम्मिश्रण, मधु हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही मिलाना चाहिए। ठीक है, 40 से भी कम पर। प्रक्षेप चूर्ण का कपरछन होना। प्रक्षेप द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म यानी 80 to 120, मैं इतना नहीं याद करना, बस याद कर लेना कि वो सूक्ष्म होना चाहिए और उसे समान रूप से वितरित हो सके और मुख में चुभे नहीं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो वो इजीली मिक्स हो जाए और मुंह में चुभे नहीं। जैसे मिट्टी के आपके कण दरदरे होते हैं उस तरह से नहीं चुभना चाहिए। तापमान का महत्व आपको पता ही है कि मंद अग्नि पर पाक किया जाता है और उसे बार बार चलाया जाता है ताकि वो जले नहीं। प्रारंभिक उबाल 100 से 105 डिग्री शर्करा में घुलना और जल्द की, देखो जब आपके पास बहुत सारा पानी है तो उसे आप हाई फ्लेम पे करके जल्दी जल्दी पका सकते हो, लेकिन जब वो गाढ़ा होने लगे, जब वो जलने लगे, थोड़ा तंतु बनने लगे, तो उसमें क्या उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है और सबसे कम पाक इतने पर होता है। अगर 110 से अधिक हो जाएगा तो उसमें शर्करा यानी जो शुगर हम डाल रहे हैं उसका कैरामलाइजेशन हो जाएगा और अवले कैसा हो जाएगा, कड़वा, काला, पत्थर जैसा कैड़ा हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सिद्धि लक्षण कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये पूरी तरह से पाक हो गया है। तो इसके लिए आपको ये वाला श्लोक याद करना है और अगर श्लोक आप याद नहीं करते हो तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। तंतु मत्वम यानी कि जब अवलेह की चाशनी को अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच दबाकर खींचा जाए तो उसमें 1, 2 या 3 तार स्पष्ट हो। अब सुमज्जनम यानी वाटर सिंक टेस्ट, जब आप अवलेह की एक बूंद को पानी के पात्र में डालते हो तो उसमें फैले नहीं बल्कि ज्यों के त्यों ही नीचे जाकर बैठ जाए, उसे फैलना नहीं है। अगर वो फैलता है इसका मतलब वो अच्छे से अभी तैयार नहीं है। स्थैर्यम स्टेबिलिटी टेस्ट, पानी में गिरने के बाद वह पिंड अपना आकार बनाए रखे, फैले नहीं। ठीक है। पीड़ितस्य च,
जब अवलेह के पिंड को अंगूठे से दबाया जाए तो उस पर अंगूठे की रेखाओं के निशान आने चाहिए और वह उंगली पर चिपकना नहीं चाहिए। तो पीड़ित मुद्रा, ठीक है, तो यानी मुद्रा आना चाहिए, जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस अवलेह पर आनी चाहिए। पात्र शिथिलता, पकाते समय अवलेह कढ़ाई के किनारों को छोड़ने लगता है और चम्मच से आसानी से गिर जाता है, तो ये इसके सिद्धि लक्षण हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक साइंस क्या है, उसमें गंध वर्ण रस उत्पत्ति हो जाती है, यानी जैसे हम वासा अवलेह बनाते हैं तो उसमें वासा के समान गंध, वासा के समान वर्ण और रस की उत्पत्ति हो जाती है। शास्त्रीय उदाहरण की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अवलेह कल्पना से यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, ठीक है, तो इसे और अच्छे से आप एक बार देख लेंगे। इसका मुख्य घटक क्या होगा, वासा स्वरस या वासा क्वाथ 1 भाग, शर्करा 1 भाग, घृत 1/16 भाग, पिपली चूर्ण 1/16, मधु। और निर्माण विधि सब में सेम है, बस इसमें क्वाथ किस चीज़ का ले लेंगे, वासा के कषाय में शर्करा मिलाकर पाक करेंगे, गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद उसमें प्रक्षेप द्रव्य डाल देंगे और बाद में उसे पैक कर देंगे, राइट। इसका मुख्य अधिकार क्या है वो चीज़ याद करना इम्पोर्टेंट है। कास में, श्वास में, राजरक्ष्मा में, रक्तपित्त में यूज़ होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कुष्मांड अवलेह की, जिसमें कुष्मांड का मतलब होता है लौकी, राइट। तो कुष्मांड फल का मज्जा ले लेंगे, घृत, शर्करा, खांड, प्रक्षेप द्रव्य ले लेंगे, बस। विधि सबकी सेम हो जाएगी कि कुष्मांड के टुकड़ों को उबाल कर उसका पानी निचोड़ लिया जाता है, फिर गूदे को घृत में भूनते हैं निर्जल होने तक, निचोड़े हुए रस और शर्करा की चाशनी बनाकर भुने हुए गूदे को उसमें पकाते हैं और सिद्धि लक्षण आने पर प्रक्षेप द्रव्य और शीतल होने पर मधु मिलाते हैं। इसका रोग का अधिकार देखेंगे, रक्तपित्त में, अम्लपित्त में, क्षय में, दौर्बल्य में यूज होता है और यही याद करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद शेल्फ लाइफ की बात करते हैं, तो शेल्फ लाइफ 1 वर्ष तक है, लेकिन अब API वालों ने क्या बोला है कि 3 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है। क्वालिटी कंट्रोल ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक बार इसे पढ़ लेना, ये सब एक बार पढ़ने योग्य है, इसमें कोई ऐसा भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये थी वो बातें सारी जो हमें अवलेह कल्पना में करनी थी और अवलेह कल्पना हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्पना निर्माण सेकंड के टॉपिक स्नेह कल्पना की, जिसे आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। परिभाषा देखते हैं। जिस प्रक्रिया में घृत या तेल को कल्क और द्रव्य के साथ मंदाग्नि पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि द्रव्य पूर्णतः वाष्पीकृत ना हो जाए और स्नेह में औषधीय गुण ना आ जाए, उसे स्नेह कल्पना कहते हैं। ये तो मैंने लाइन पढ़ दी। स्नेह कल्पना होता क्या है, देखो, जैसे स्नेह 4 हमारे स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। यहाँ पर हम जो स्नेह यूज कर रहे हैं वो उन्होंने हमें बता दिया है कि घृत या फिर तेल को जब हम, देखो, सबसे पहले तो हमें स्नेह कल्पना पढ़ना है तो घृत और तेल में से कुछ होना चाहिए। उसके बाद हमें कल्क बनाना है, औषध जो भी हमारा हर्ब है, कोई भी पेड़ है, उसका हमें कल्क बनाना है। और द्रव यानी कोई भी स्वरस है, क्वाथ है, दुग्ध है, इन सब के साथ मंदाग्नि पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वो निर्जल ना हो जाए, उसमें कोई पानी ना रहे। और उसके साथ साथ स्नेह में, यानी जो हमारा घी और तेल है, उसमें औषध के गुण आ जाए, उसे ही स्नेह कल्पना कहते हैं। यानी घी और तेल में कल्क को डालकर और पानी को डालकर, यानी किसी भी द्रव को डालकर जब तक पकाते हैं जब तक कि पानी ख़त्म ना हो जाए और हमारा जो तेल या फिर घी है उसमें औषध के गुण ना आ जाए, तो इसे कहा जाता है स्नेह कल्पना। इसका रेफरेंस क्या है, शारंगधर संहिता मध्यम खंड अध्याय 1, ठीक है।
आवश्यक घटक और आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, ये याद करना इम्पॉर्टेंट रहता है। इसमें हम सबसे पहले स्नेह द्रव्य लेंगे, जैसे मोस्टली जो अच्छा माना जाता है वो घृत होता है, या तेल ले लेंगे। तेल में भी श्रेष्ठ तिल तेल होता है, एरंड तेल या फिर सरसों तेल हम ले लेंगे। उसके बाद अब हमें सेकंड चाहिए कोई कल्क। कल्क के लिए हमें जो भी औषध चाहिए उसे जल के साथ पीसकर बनाया गया सूक्ष्म कल्क। देखो, अगर हमें जैसे किसी का पत्र लेना है तो वो तो जल के साथ पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आर्द्र है, वो इजीली पिस जाएगा। लेकिन कोई हार्ड द्रव्य है, जैसे कोई स्टेम है, तो हमें उसे पानी के साथ पीसना पड़ेगा और उसका कल्क बनाना है। उसके बाद द्रव द्रव्य क्या हो सकता है, कोई कषाय, स्वरस, दुग्ध, तक्र या फिर साधारण जल भी लिया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें याद करनी है कि क्या क्या ज़रूरी है, घटक द्रव्य क्या क्या हमें इसमें लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आता है स्नेह द्रव्य, सेकंड आता है कल्क द्रव्य, थर्ड आता है द्रव द्रव्य। ये वाली चीज़ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सामान्य निर्माण अनुपात क्या है, यानी एक कॉमन रूल होता है, कॉमन फॉर्मेट होता है हर कल्पना का। तो कल्क द्रव्य कितना लेना है, 1 भाग लेना है, स्नेह द्रव्य 4 भाग लेना है, और द्रव द्रव्य 16 भाग, यानी इसका रेशियो 1:4:16 होगा, जिसमें कल्क 1 होगा, 4 घृत यानी स्नेह होगा, और 16 द्रव होगा। समझ आ गया? तो अब हम बात कर, ये चीज़ याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद ज़रूर कर लेंगे। निर्माण की सामान्य और विशिष्ट विधि क्या होती है? सामान्य विधि सबसे पहले देखते हैं। सर्वप्रथम स्नेह द्रव्य का मूर्छन किया जाता है। मूर्छन का क्या मतलब होता है कि आपको पता ही है, जैसे मोस्टली हम सरसों का तेल घर में यूज़ करते हैं, तो सरसों का तेल अगर आप अच्छे से उसे पकाओगे नहीं, ठीक है, जब तक उसमें धुआं नहीं निकलने लगता, ये सारे लक्षण हमें नहीं दिखते कि अब इसकी कचैन निकल गए, तो अब हम इसमें प्याज डालते हैं, ज़ीरा डालते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। अब अगर आपने तेल को अच्छे से गर्म ही नहीं किया और आपने उसमें ऐसे प्याज और ज़ीरा डाल दिया, तो आपको खाने में तेल का कच्चापन आएगा। तो इसी चीज़ को मूर्छना कहते हैं, यानी जो उसका कच्चापन है उसको दूर करना, उसकी दुर्गंध को दूर करना, जो एक स्मेल आती है, और उसे अच्छे से पकाना, उसका पाक करना मूर्छना कहलाता है, मूर्छन होता है, ठीक है। मूर्छित स्नेह को कढ़ाई में डालकर हल्का गर्म करते हैं, फिर उसमें निर्दिष्ट औषधियों का कल्क और द्रव मिलाया जाता है। तो मूर्छन कर लिया, उसके बाद हमने उसमें क्या डाल दिया, कल्क डाल दिया और उसमें द्रव डाल दिया। मिश्रण को प्रारंभ में तीव्र अग्नि पर उबाला जाता है। अब जैसे मोस्टली हम यही पढ़ते हैं कि शुरू में सबको ज़्यादा आग देते हैं और उसके बाद जब वो जलने लगे, जिसका हमें ये अंदेशा रहता है कि अब ये जलने लगेगा, फिर हम उसकी आंच कम कर देते हैं, राइट। मिश्रण को प्रारंभ में तीव्र अग्नि पर उबाला जाता है ताकि फेन शांत हो और द्रव समान रूप से मिल जाए। तत्पश्चात मंद अग्नि पर लगातार चलाते हुए पकाया जाता है। जब समस्त द्रव्य, जब जो भी हमने द्रव डाला है, क्वाथ डाला है, स्वरस डाला है या फिर सामान्य जल ही डाला है, जब वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ केवल घी तेल हमारा बचता है और हमारा कल्क बचता है, तब इसने सिद्धि लक्षण की परीक्षा की जाती है और सिद्धि प्राप्त होने पर स्नेह को छान लिया जाता है। मेरे कॉलेज में तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये इसलिए मुझे और अच्छे से याद है कि किस तरह से किया जाता है। तो आपके कॉलेज में अगर हो तो आप इसे ज़रूर से जाकर करिएगा और देखिएगा, मिस नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ आप देखकर सीखोगे वो आप मेरे पढ़ाने से, बुक से पढ़ने से नहीं सीख सकते। तो ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ा आप जाएं। अब इसमें विशिष्ट नियम क्या होता है, स्पेसिफिक रूल्स अकॉर्डिंग टू द्रव्य। द्रव्य तो दूध दही स्वरस तक्र है। यदि द्रव्य क्या है, ये है दूध दही स्वरस या फिर तक्र, तो कल्क की मात्रा स्नेह का 1/8 ली जाती है, जो कि 1/4 ली जाती थी अब तक, और जल पृथक से 4 गुना मिलाया जाता है ताकि पाक सम्यक हो। पंच कषाय का नियम क्या है, यदि द्रव्यों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लिया जाता है। यदि 4 या कम हो तो कुल योग स्नेह का 4 गुना होना चाहिए। आप इसे समझ पा रहे हो? मेरी बात सुनो, ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है
सबसे पहले आप यही देखो, दूध, दही, स्वरस और तक्र है। पहले ये भी छोड़ो, पहले वापस से उसी पे चलो कि क्या बोल रहे हैं। कल्क द्रव्य 1 लेंगे तो उसके 4 गुना स्नेह लेंगे, ठीक है, और उसके 4 गुना पानी लेंगे। तो सबसे कम कल्क लेंगे, उससे 4 गुना हम स्नेह लेंगे और उससे 4 गुना हम जल लेंगे। जल मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, दूध, दही, स्वरस या फिर तक्र यदि द्रव में ये है तो कल्क की मात्रा स्नेह का 1/8 ली जाती है। यानी ये पहले 1, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 1:4:16 वाला भाग है, जिसमें 1 होता है कल्क, ये होता है स्नेह और ये होता है द्रव। समझ आ गया? तो अब ये सोचो कि इसमें बोल रहे हैं यदि द्रव्य ये हो, कितना हो, दूध, दही, स्वरस हो, तो उसमें कल्क की मात्रा स्नेह का 1/8 भाग ली जाती है। अब इसे समझेंगे कि KSD से ही समझ लेंगे, है ना, KS और D। समझ आ गया? KS और D। अब ये बोल रहे हैं कल्क की मात्रा स्नेह का 1/8 है। कल्क की मात्रा कितनी है? स्नेह मान लो 1 है तो उसमें 1/8 हो जाएगी, इन्होंने ही तो बोला। तो कल्क की मात्रा स्नेह का 1/8 है। किसका है? स्नेह का 1/8 है ना, तो स्नेह मान लो 1, तो इसका 1/8 हो जाएगा क्या? कल्क की मात्रा। और जल पृथक से 4 गुना मिलाया जाता है। समझ आ गया? ताकि पाक सम्यक हो सके। तो ये पॉइंट हमारा था पॉइंट नंबर 1, दूध दही वाला। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में ये क्या बोल रहे हैं वो देखिएगा। 2 में इन्होंने बोला है, पहले मैं यही लिख दूं कि यदि द्रव्य की संख्या, अब यहाँ पर ये संख्या की बात कर रहे हैं कि द्रव्य की संख्या 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो प्रत्येक द्रव, जो भी हम द्रव लेंगे, स्नेह के बराबर लिया जाता है। अब इसे कैसे समझोगे? यहाँ पे फिर से मैं KSD लिख दूँ। KS और D। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो कि अगर 5 से अधिक है, तो ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लिया जाता है। यानी द्रव और स्नेह 1:1 लिया जाएगा, ठीक है। स्नेह और द्रव कितना लिया जाएगा? 1:1। यदि 4 या उससे कम हो तो कुल योग स्नेह का 4 गुना होना चाहिए। समझ रहे हो? ओहो, बड़ी मुश्किल बात है ये तो। रूल 3 है। अब इन्होंने जो बात कही है कि 4 हो या फिर 4 से कम हो, तो इसके लिए केस बनता है 3। और इसमें ये बोल रहे हैं कि यदि 4 या 4 से कम है तो कितना होना चाहिए? कुल योग स्नेह का 4 गुना होना चाहिए, यानी स्नेह का 4 गुना होना चाहिए। के छोड़ दो, SD देखो, स्नेह का 4 गुना होना चाहिए। स्नेह मान लो, देखो कुल योग स्नेह का 4 गुना, स्नेह मान लो 1 है तो इसका 4 गुना होना चाहिए मिला के। अब मान लो ये 3 ही है तो ये 1 ले लेंगे, 1 + 1 + 2 इस तरह से हो सकता है, या फिर 1 + आधा + 3.5 हो सकता है, कैसे भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए? इस तरह से होना चाहिए मिला के, इनका रेशियो 1:4 होना चाहिए। समझ आ गया होगा शायद, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं घृत और तेल मूर्छना की। मूर्छना का मतलब होता है प्री प्रोसेसिंग, जिसका आविष्कार, ये छोड़ दीजिए, इसमें हमें करना क्या है, इसमें आम दोष, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आम दोष को ख़त्म करना है, उसकी दुर्गंधता, उसकी गुरुता को नष्ट कर उसमें उत्तम वर्ग सुगंध उत्पन्न करना तथा रेंसिडिटी को रोकना है, ठीक है। घृत मूर्छना द्रव्य क्या होता है ये एक बार देख लीजिएगा। हरित की भित की आमलकी, मुस्ता, हल्दी, मातुलुंग स्वरस। तेल मूर्छना के लिए मंजिष्ठा, हरिद्रा, लौद्र, मुस्ता, नालुका, पूत, त्रिफला, केतकी और चंदन। ये आप याद कर लेंगे, ठीक है, इतना तो भारी नहीं है। इसमें अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्नेह सिद्धि के लक्षण,
ठीक है। स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले आता है फेन परीक्षा। घृत पाक पूर्ण होने पर फेन आना बंद हो जाते हैं, यानी जब आप घी को पकाते हो और अगर घी पक जाता है तो उसमें फेन आना बंद हो जाता है, यानी घी पकने को हम ये कह सकते हैं कि घी पक गया है अगर उसमें झाग की उत्पत्ति नहीं हो रही है। इसके विपरीत तेल पाक में पूर्ण होने पर उसमें फेन उत्पन्न होते हैं, यानी घी में फेन आना बंद हो जाते हैं, फेन शांति हो जाती है, लेकिन तेल में फेन आने लगता है तो उसमें फेन आगम होता है। कल्क वर्ती परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कल्क को उंगली के बीच घुमाया जाए तो वह चिपकने के बजाय पतली बत्ती यानी वर्ती बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिद्धि लक्षण आ गया है। शब्दहीन परीक्षा, जब कल्क या सिद्ध स्नेह के थोड़े से अंश को सीधी अग्नि पर डाला जाए तो उसमें चटचटाहट यानी चट की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आवाज़ ना होना जल के पूर्ण अभाव को दर्शाता है। क्या है मैं बताती हूँ। देखिए, ये तीनों ही टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले फेन, घृत में फेन आना बंद हो जाते हैं। अगर घृत आपने रखा गैस पर तो उसमें फेन आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब घृत का पाक हो गया है। तेल का पाक तब समझा जाता है जब उसमें फेन उद्गम होने लगी, यानी फेन की उत्पत्ति होने लगे। सेकंड आता है कल्क वर्ती परीक्षा। देखो, अगर आपकी वर्ती बन रही है तो इसका मतलब है आपका वर्ती, देखो समझ रहे हो, वर्ती एक होता है कि आपने चूर्ण ली हुई और उससे चूर्ण में पानी मिला के अगर आपकी वर्ती बन रही है, इसका मतलब आपका अच्छे से पाक हो गया है। अगर आपकी ज़्यादा पानी आप मिला दोगे तो वर्ती नहीं बनेगी, यानी उसमें भी पानी है। और अगर आपने बिल्कुल ही पानी खींच दिया है, यानी पानी आपने इतना पकाया कि उसका पानी बिल्कुल बचा ही नहीं, वर्ती बन ही नहीं रही और वो इतना कैड़ा हो गया, तो उसका मतलब आपने ज़्यादा पाक कर दिया है, वर्ती बन ही नहीं पा रही, इसका मतलब अभी उसमें पानी है। और अगर वर्ती अच्छे से बन रही है, इसका मतलब ये इसका सिद्धि लक्षण है कि अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। थर्ड टेस्ट आता है शब्दहीन परीक्षा। जब कल्क या सिद्ध स्नेह के, जब हम स्नेह जैसे घी है, घी के थोड़े से अंश को हमने सीधी अग्नि पर रखा, अब अगर उसमें से चट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब पानी है, यानी अभी इसका अच्छे से पाक नहीं हुआ है। या फिर कल्क को आपने रखा, उसमें से भी चट की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब अभी पाक नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, उसे और अच्छे से पाक करोगे कि वो जल रहित हो जाए, उसका जल ख़त्म हो जाए। जब उसका जल ख़त्म हो जाएगा तो जब आप उसे अग्नि पर पकाओगे, जैसे आप तेल को अग्नि पर पकाते हो, तेल ज़्यादा डायरेक्ट बर्नर पर अगर आपका गिर जाए तो चट की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उस तेल में पानी है तो चट की आवाज़ आएगी, जैसे होता ही है, जो हम एक्सपेरिमेंट घर में करते रहते हैं, देखते रहते हैं, राइट। तो अब आता है गंध, वर्ण और रस की उत्पत्ति। जो भी औषध आप डाल रहे हो, जैसे आप भृंगराज तेल बना रहे हो तो भृंगराज जैसा गंध, रस और वर्ण होना चाहिए उस तेल का। समझ आ गया। स्नेह पाक के प्रकार, अब यहाँ पर और अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मृदु पाक क्या होता है कि जब कल्क मोम की तरह अत्यंत कोमल और जलयुक्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिट्टी का एग्जाम्पल देके, तो आपको वो मिट्टी से बन ही नहीं पाएगी वर्ती, यानी अभी उसमें जल है, बहुत ज़्यादा कोमल है, सॉफ्ट है। मध्य पाक क्या होता है? कल्क पूर्णतः कोमल, चिकना और वर्ती बनाने योग्य हो जाता है, इसमें आप वर्ती बना सकते हो। खर पाक क्या होता है? कल्क थोड़ा कठिन, रूखा और बिखरने वाला होता है, यानी अब उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, इतना ख़त्म हो गया कि अब वो इतना ज़्यादा कड़क हो गया है कि अब आप उससे वर्ती नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका यूज़ किस में किया जाता है। ये वाली बातें याद रख लेना। तो मृदु वाले का नस्ये में यूज़ होता है, इसका पान और वस्ती में यूज़ होता है, और ये केवल अभ्यंग में यूज़ होता है। इसे याद करने का बेसिक कॉमन सेंस याद कर लो। देखो, मृदु है तो उसे मृदु जगह पे यूज़ करो, यानी नस्ये में यूज़ कर लो, ठीक है। और जो बिल्कुल मध्यम मतलब बेस्ट होता है, उसे पानी में और वस्ती में यूज़ कर लो। और जो बिल्कुल कठिन हो गया, कठोर हो गया, तो उसे अभ्यंग में, ताकि आपका जो सारा डर्ट है, गंदगी है, वो सब छूट जाए, वो क्योंकि कठिन है। तो ये इजीली आपको याद हो सकता है। नोट क्या है कि दग्ध पाक यानी अति पक्व होने पर स्नेह नष्ट हो जाता है, और आम पाक यानी अल्प पक्व होने पर अग्निमांद का कारण बनता है। समझ आ गया। त्रिपाक या फिर गंध पाक की, जब सिद्ध स्नेह को अग्नि से नीचे उतार लिया जाता है और वह मंद गर्म रहता है, तब उसमें अति सुगंधित द्रव्य जैसे कर्पूर, कस्तूरी, केसर, इलायची और लौंग आदि का महीन चूर्ण
पात्र में डालकर ऊपर से गर्म स्नेह छाना जाता है। इस प्रक्रिया को पत्रपाक या गंधपाक कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वोलेटाइल ऑयल है ऊष्मा से नष्ट होने से बचाना तथा स्नेह में सुगंध जो उसकी खुशबू है उसे स्थिर करना। ठीक है, तो आपने किसी पात्र में महीन चूर्ण करके डाला किसको, सुगंधित द्रव्य जैसे कर्पूर कस्तूरी, और उसके ऊपर से आपने गर्म स्नेह डाल दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो स्नेह है उसमें खुशबू भी आ जाएगी और उसके वोलेटाइल सॉल्यूट्स भी नष्ट नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर्तन। आवर्तन का मतलब होता है किसी सिद्ध स्नेह को पुनः उसी के द्रव्य और कल्क के साथ बार बार पकाना। समझ आएगा? आवर्तन मतलब रिकरेंट प्रोसेसिंग, बार बार सेम प्रोसेस को करना क्या है, आवर्तन है। यदि ये प्रक्रिया 10 बार की जाए तो इसे 10 आवर्ती कहते हैं। 100 बार की जाए तो शतावर्ती, जैसे शतावर्ती घृत है, और 1000 बार कहें तो सहस्त्रवर्ती। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या है, आवर्तन से स्नेह की मात्रा तो नहीं बढ़ती बल्कि उसकी औषधीय मारक क्षमता और सूक्ष्म स्रोतस में प्रवेश करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके द्वारा भेषज की अति अल्प मात्रा में भी असाध्य रोगों को दूर करने में सक्षम होती है, यानी उसकी जो पोटेंसी है वो उससे बढ़ जाती है। शास्त्रीय उदाहरण एग्जाम्पल इसमें क्या है, सबसे पहले आता है फलघृत, जो कि मैंने आपको बताया था न्यूट्रास्यूटिकल्स में घटक, ये भी 2 जगह आया, तो फलघृत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में PYQ में आ चुका है, तो मैं लिख देती हूँ PYQ इससे आ चुका है। फलघृत का घटक द्रव्य क्या होता है, गोघृत, कल्क द्रव्य, त्रिफला, मुस्ता। मैंने आपको बताया था शतावरी और अश्वगंधा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि फल का मतलब होता है आपका गर्भ। ठीक है, कि गर्भ की उत्पत्ति करना या गर्भजन्य रोग में यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए शतावरी फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं, फीमेल में अच्छी मानी जाती है, और मेल के लिए अश्वगंधा, इसी वजह से दोनों, और त्रिफला डालते हैं। राइट, हरिद्रा मैंने आपको बताया था। फिर द्रव्य क्या है, गोदुग्ध है। इसका उपयोग यौन व्यापक है, बंध्यत्व है, और उत्तम संतान उत्पत्ति हेतु गर्भाशय शोधक कल्प है। समझ आ गया? इसका नेक्स्ट उदाहरण है क्षीर बला तेल। क्षीर का मतलब क्या है, दुग्ध है, बला मतलब बला। तिल तेल होता है बला मूल कल्प और द्रव्य के रूप में बला क्वाथ और गोदुग्ध। इसका विशिष्टता क्या है, इसमें 101 आवर्तन, क्षीर बला 101 वात व्याधि और तंत्रिक तंत्र के विकार यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में रामबाण इलाज है। तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। कितने आवर्तन, 101 क्षीर बला तेल, और क्या करता है, वात व्याधियों का नाश करता है, क्योंकि तेल तो वात व्याधि का नाश करता ही है। शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 4 मास, और API ने कितना बताया है, 3 साल। गुणवत्ता नियंत्रण, ये सब आप एक बार देख लेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे, बल्कि बहुत इजी था ये। तो स्नेह कल्पना यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और साथ साथ याद भी हो गई होंगी। इसमें याद करने के लिए मैंने आपको श्लोक बताया था, कहाँ गया, ये वाला याद कर लेना, सिद्धि लक्षण वाला, सिद्धि लक्षण। ठीक है, बुक से आप देख लीजिएगा, क्योंकि रेफरेंस अलग हो सकता है, आपकी बुक में शायद कोई इजी श्लोक हो, तो वो याद कर लेना। इसका जो सिद्धि लक्षण है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संधान कल्पना की, जिससे क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी आने के चांसेस हमेशा बने ही रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा टॉपिक है, एक अलग ही कल्पना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधान कल्पना होती क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। भेषज कल्पना के इतिहास में द्रव कल्पों के अंतर्गत, द्रव मीन्स लिक्विड फॉर्मुलेशंस के अंतर्गत संधान कल्पना को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्यों है ये, आप आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये अलग चीज़ क्यों है। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव रूप जैसे क्वाथ, स्वरस या जल में मधुर द्रव्य जैसे गुड़, शर्करा या मधु
संधान उत्पन्न करने वाले द्रव्य जैसे धातु की पुष्प या महुआ पुष्प वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सवाल पूछते हैं, एग्जामिनर भी पूछेंगे और आपके टीचर भी पूछेंगे कि क्या है वो जो संधान उत्पन्न कराते हैं। वो है धातु के पुष्प और महुआ पुष्प। तथा प्रक्षेप द्रव्य को मिलाकर एक निश्चित समय तक बंद पात्र में रखा जाता है, जिसे फलस्वरूप जैव रासायनिक रूपांतर यानी कि बायो केमिकल फर्मेंटेशन होकर मध्यत्व की उत्पत्ति होती है, उसे संधान कल्पना कहते हैं। ठीक है, संधान कल्पना क्या, ये मॉडर्न है, ठीक है, इसे हमें मॉडर्न इतना क्या ही पढ़ते हैं हम। संधान कल्पना का महत्व क्या है? सबसे पहला आता है दीर्घ जीवितेय, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो लाइफ है ना वो इनफाइनाइट है। कहा जाता है कि जितना पुराना उतना अच्छा। अन्य आयुर्वेद का जैसे स्वर स्क्वाथ की अल्प शेल्फ लाइफ है, यानी 1 साल 3 साल इस तरह होती है मोस्टली। उसकी तुलना में आसम अरिष्ट की अत्यधिक स्थिर होते हैं और इनके समय के साथ इनकी गुणवत्ता बढ़ती जाती है, जैसे कि घी के साथ होता है कि घी जितना पुराना उतना अच्छा। आशु कार्यत्व, आशु यानी कि जल्दी काम करते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, तो स्वयं उत्पन्न अल्कोहल के कारण ये शरीर के सूक्ष्म स्रोतस यानी ब्लड ब्रेन बैरियर में शीघ्रता से प्रवेश करते हैं। रोचकत्व और दीपनत्व, ये जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं और खाने में रुचि को उत्पन्न करते हैं, जिससे अरुचि के रोगियों में भी सुगमता से दिए जा सकते हैं, यानी जिसे भी अरुचि है, खाने में मन नहीं लगता, खाना खाने का मन नहीं होता, उनके लिए ये अच्छा है। सुखोपभोग्यत्व, कटु और कषाय रस से युक्त औषधि भी मधुर आस्वरूप में परिणत होकर सुखपूर्वक सेवन योग्य हो जाती है, यानी कि मधुर हो जाता है। इसका वर्गीकरण मध्य संधान और अम्ल संधान यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन। इसके मध्य के अंतर्गत क्या आता है? आसम, अरिष्ट, सुरा, मेरे, आसव, मदिरा और सिलु। जो आप याद कर सकते हो वो इजी इसमें से 3-4 याद कर लेना, जैसे आसम, अरिष्ट, सुरा, मदिरा। ठीक है। अम्ल संधान कांजी कितना पढ़ते हैं? सुक्त है, तुशोदक है, सोवीरक है, आरनाल। ठीक है, बस ये याद कर लेना। जो चीज़ हमारे बार बार आती है वो चीज़ याद करना इजी रहता है। तो शुक्त, कांजी और आरनाल याद कर लेंगे। जहाँ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के कारण अम्लता उत्पन्न होती है। एसिडिक फर्मेंटेशन में एसिड का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें अम्ल आ जाएगा। मध्य और शुक्त कल्पना में क्या डिफरेंस होता है देखिएगा। इसमें बायोकेमिकल नेचर क्या होता है? मध्य कल्पना अल्कोहलिक होती है और ये क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है इसमें। जैसे हमने आपको बताया कि मध्य और शुक्त का मतलब है कि अम्ल। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये अम्ल ही है। सेकेंड हम बात करते हैं इसमें प्राइमरी बायो प्रोडक्ट क्या बनता है। इसमें इथेनॉल बनता है, इसमें एसिटिक एसिड बनता है। स्वाद इसका मधुर, तिक्त, कषाय मिश्रित होता है और ये मादक है। इसमें तीव्र अम्ल होता है क्योंकि इसका नाम ही है अम्ल। ठीक है। औषधीय क्रिया इसका दीपन, पाचन, हृदय और श्रोतो विशोधक है। इसका क्या है? भक्त रोचक यानी रुचि उत्पन्न करता है, पाचन करता है, शूल का प्रशमन करता है और वात का शमन करता है। याद ज़रूर कर लेना इसे। ठीक है, मैं अंडरलाइन नहीं करना चाहती कि परमानेंटली मैं लिखूं, कि तो आप अपने नोट्स में परमानेंटली इन्हें हाईलाइट कर लेना, क्योंकि नोट्स ऐसे सब बच्चे देखते हैं तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। ठीक है। सामान्य निर्माण विधि और आवश्यक घटक क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? द्रव्य लेंगे, यानी जो भी हम क्वाथ लें या स्वरस लें, जो भी हमें चाहिए। अरिष्ट में क्वाथ लेते हैं और आसव में स्वरस लेते हैं। याद कैसे करोगे? स, देखो सव स्व और सव स्वरस, तो आ सव स्वरस। तो आसव में स्वरस लेते हैं, अरिष्ट में क्वाथ लेते हैं। शीत कषाय या जल का प्रयोग होता है। सेकेंड आता है मधुर द्रव्य, गुड़, शर्करा, मधु। ठीक है। संधानजनक द्रव्य क्या होते हैं? धातु के पुष्प, वुडफॉर्डिया फ्रूटिकोसा। ठीक है, इसे आप उसमें द्रव्य गुण में भी पढ़ोगे। मधु क्या होता है? मधु का इंडिका, इसके ऊपर प्राकृतिक ईस्ट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इस वजह से ये डाला जाता है।
प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है? सुगंधित, त्रिजात या फिर त्रिकटु। तो त्रिकटु, त्रिजात, इलायची आदि, है ना। त्रिजात, चतुर्जात और त्रिकटु मोस्टली एज अ प्रक्षेप द्रव्य यूज किया जाता है। अनुक्त मान याद करना सबका इम्पोर्टेंट है। तो पारंपरिक अनुपात इसका द्रव का माध्यम 1 द्रोण, गुण 200 पल, धात की पुष्प 20 पल, प्रक्षेप द्रव्य 1/10 भाग होना चाहिए। संधान विधि, ठीक है, ये चीज़ याद करना इम्पोर्टेंट है कि किसका मान क्या है। जल कितना लेना है, द्रव कितना लेना है, 1 द्रोण, गुण 200 पल और धात की पुष्प 20 पल और प्रक्षेप द्रव्य 1/10 भाग। संधान विधि एवं महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं? सबसे पहले तो संधान पात्र का चयन करो, किस तरह का पात्र आपको लेना है। तो पारंपरिक पात्र मिट्टी का घड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके छिद्र के सूक्ष्म गैसों का आदान प्रदान और उचित तापमान बना रहता है। पात्र के भीतरी भाग में घृत का लेप करो और धूपन करो जटामांसी वसा और गंधक से, ताकि उससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। ठीक है। आधुनिक पात्र क्या यूज़ करते हैं? हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं या लकड़ी के बड़े पीपों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आधुनिक में हम तो स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करते हैं। संधान स्थान और कक्ष तापमान, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए और संधान का स्थान कैसा होना चाहिए। तो पात्र को धान्य राशि ग्रेन्स में रखा जाता है, ठीक है, और भूधरा ज़मीन के नीचे या फिर एक बंद अंधेरे हवा रहित तहखाने में। तो आप ये याद कर लेना कि धान्य राशि में रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ज़मीन के नीचे ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। इंपॉर्टेंस ऑफ रूम टेम्परेचर कंट्रोल कितना होता है? 25 से 35 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 20 से कम होता है तो ईस्ट बिकम डॉर्मेंट कॉजिंग इनकम्प्लीट फर्मेंटेशन, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाता है 40 से, तो बैक्टीरिया लाइक एसिडोबैक्टर ओवरग्रो कर जाते हैं, कन्वर्टिंग द अल्कोहल इनटू द सुक्त फॉर्मेशन, यानी वो मध्य नहीं बनता, वो क्या बन जाता है? अम्ल कचना बन जाता है। देयर बाय रुइनिंग द फॉर्मुलेशन, जो हमें फॉर्मुलेशन बनानी थी वो तो ख़राब हो जाती है। संधान काल कितना होता है? इम्पोर्टेंट है, 15 से 30 दिन और शरद हेमंत में 30 से 60 दिन, ठीक है। ग्रीष्म में तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट द्रव्य का मिलाने का नियम क्या है, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग चीज़ें डलती हैं, अलग अलग तरीका है उनका मिलाने का। मधु को कभी भी अत्यधिक गर्म क्वाथ में नहीं मिलाना चाहिए, ये चीज़ इतनी बार मैं बता भी चुकी हूँ, अन्यथा वह विषैला यौगिक बना सकता है। इसे क्वाथ के गुनगुने होने पर ही मिलाया जाता है। भस्म कब मिलाया जाता है? कुछ विशेष आसव जैसे लौ आसव में लौ भस्म मिलाई जाती है। ये किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया के दौरान कैटलिस्ट का कार्य करती है तथा खनिज तत्वों के नैनो पार्टिकल फॉर्म में खोल देती है। प्रक्षेप द्रव्य कब डालते हैं? इनमें महीन वस्त्रपूत चूर्ण करके संधान के प्रारंभ में या फिर फर्मेंटेशन पूरे होने के 7 दिन पहले मिलाया जाता है। यानी आप इसे डाल सकते होगे शुरू में डाल दो या फिर जब संधान पूरा होने वाला हो, 30 दिन होने वाले हो, उससे 7-8 दिन पहले डाल दो। संधान पूर्णता की परीक्षा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कि संधान का पता कैसे चलता है, यानी ये सिद्धि लक्षण है। सबसे पहला आता है व्यवहारिक या भौतिक लक्षण के पात्र के पास कान लगाने पर बुदबुदाहट की ध्वनि बंद हो जाती है, यानी जो प्रोसेस हो रही होती है वो पूरी हो गई तो अब कोई आवाज़ नहीं आती। द्रव्यों का नीचे बैठ जाना, और जैसे जब आप भस्म डालते हो, प्रक्षेप द्रव्य डालते हो तो ऊपर तैरते हैं, लेकिन जब फर्मेंटेशन पूरी हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। शास्त्रीय और आधुनिक नैदानिक परीक्षा क्या होती है? बर्निंग कैंडल टेस्ट होता है, यानी संधान पात्र का मुख खोलने पर जलती हुई मोमबत्ती को अंदर ले जाया जाता है। यदि मोमबत्ती तुरंत बुझ जाती है तो इसका मतलब है कि अंदर अभी CO2 गैस बन रही है और प्रक्रिया चल रही है। यदि मोमबत्ती जलती रहती है तो समझना चाहिए कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है कि फर्मेंटेशन पात्र से जो गैस निकलती है उसे CaOH का होल ट्वाइस में प्रवाहित करने पर यदि मिल्की वाइट हो जाता है, इसका मतलब उसमें CO2 प्रेजेंट है, और अगर वो एज इट इज़ रहता है इसका मतलब वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है, यानी CO2 का ही खेल है दोनों वाले केसेस में। आसव और अरिष्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली संधान कल्पना खुद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अ स स्वरस इसमें होता है, अरिष्ट में क्वाथ,
अग्नि संयोग निर्माण में अग्नि का सीधा प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि स्वरस में अग्नि का सीधा प्रयोग नहीं है, लेकिन क्वाथ में अग्नि का प्रयोग होता है। स्वभाव से यह लघु होता है, लघु और गुरु दोनों हो सकते हैं, और ये क्या होता है, अत्यधिक दीपन पाचन और प्रभावी होता है। समझ आ गया। अब प्रमुख औषधीय उदाहरण, शेल्फ लाइफ एवं अल्कोहल प्रतिशत कितनी होती है। द्राक्षा मतलब होता है मुनक्का, ठीक है। तो द्राक्षा ले लेंगे, द्राक्षा रस में द्राक्षा, गुड़, धात के पुष्प और प्रक्षेप द्रव्य। अल्कोहल कितना होता है, 5 to 10%। चिकित्सीय उपयोग क्या होता है, ये चीज़ याद कर लेंगे। उराछत का आश्वास, छेद और बल्यनाशक है। उशीर आसव, उशीर क्या होता है, खसखास होता है, पोसत होता है। हिवेर, पद्मकाष्ठ और शर्करा, मधु, धात के पुष्प। इसमें भी सेम है, ठीक है। इतना याद नहीं करना है, इसमें 4 से 9, इसमें ठीक है, इतना नहीं, 5 से 10 ही लिख पाएंगे। चिकित्सीय उपयोग क्या है इसका, रक्त प्रमेय, मूत्रक्रज और दाह प्रशमन, ठीक है। शेल्फ लाइफ इसकी क्या है, 10 साल इन्होंने बता दी है, लेकिन जितना पुराना उतना अच्छा ही इसे माना जाता है। इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आधुनिक संधान क्या है, ये आप एक बार देख लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको संधान करना अच्छे से समझ आ गई होगी। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और सिद्धि लक्षण ही कहलाते हैं, जो हमने बर्निंग कैंडल टेस्ट वगैरह पढ़े हैं, झंझनाहट की आवाज़ पढ़ी है, ये सब सिद्धि लक्षण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के चैप्टर कल्पना निर्माण सेकंड की, जिसे आज हम ख़त्म कर देंगे। यानी ये हमारी कल्पना का लास्ट टॉपिक है, जो कि है पथ्य कल्पना। अब तक हमने पढ़ लिया है अवलेह कल्पना, स्नेह कल्पना और संधान कल्पना, और लास्ट आता है हमारा कल्पना निर्माण सेकंड में पथ्य कल्पना। तो पथ्य कल्पना से क्वेश्चन आता है, इतना ही ये ईजी है, उतना ही मार्क्स गेनिंग भी है। इससे क्वेश्चन आता है और चैप्टर भी बहुत ईजी है। इसमें हम वो पढ़ते हैं जो हम डेली बेसिस पर खाते हैं, पीते हैं, तो समझना बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पथ्य कल्पना वह विधि है जिसमें रुगण मतलब रोगी या स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक अवस्था, जठराग्नि और दोष स्थिति के अनुसार विशिष्ट पाक क्रियाओं द्वारा सुपाच्य यानी इजीली डाइजेस्टेबल औषध युक्त आहार, राइट, जिसमें औषध भी हो, कल्पों का निर्माण किया जाता है। तो समझ आ गया कि पथ्य कल्पना क्या होता है, जो रोग और स्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए है, जठराग्नि और दोष स्थिति के अनुसार विशिष्ट पाक क्रिया, ठीक है, कि किस में कितना पाक करना है, क्या करना है, द्वारा सुपाच्य अच्छे से पकाना और औषध युक्त, जिसमें औषध भी हो, ऐसा आहार की जो कल्पनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, पथ्य कल्पना। अर्थात जो आहार या विहार शरीर के सूक्ष्म स्रोतस के लिए बाधक ना हो, उनके अनुकूल हो तथा मन को प्रिय हो, उसे पथ्य कहते हैं। ये पथ्य की डेफिनेशन है। तो इसके विपरीत जो स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करे वो अपथ्य है। पथ्य कल्पना इज हाईली सिनोनिमस टू मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, MNT एंड डायटेटिक्स, ठीक है। पथ्य का महत्व क्या है। पथ्य रोगी पूर्णतः पथ्य आहार का पालन करता है। यदि रोगी पूर्णतः यानी पूरी तरह से पथ्य आहार का पालन करता है तो उसे भारी औषध के सेवन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आहार ही रोग मुक्त कर देता है। और यदि रोगी अपथ्य का सेवन करता है तो दी जाने वाली औषधि भी निष्प्रभाव हो जाती है। इसीलिए पथ्य को महाभैषज कहा गया है। ये लाइन पढ़ने में जितनी हल्की है उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लाइन है। तो इन्हें आप अच्छे से देखो कि जो पथ्य आहार का सेवन करते हैं उन्हें औषध की ज़रूरत नहीं है, और जो औषध लेने के बाद भी अपथ्य आहार का सेवन करते हैं उनके लिए औषध काम ही नहीं करती है। इसलिए इन्होंने पथ्य को महाभैषज कहा है। ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि महाभैषज क्या है। आप लिख दो कि जैसे उसमें ऑप्शन दे देंगे, भैषज है, दोषों की साम्यता है, पथ्य है, या फिर सब, तो उसमें पथ्य इज द राइट आंसर।
क्रमिक सुपाच्यक कल्प क्या होते हैं? सबसे पहले अब हम देखते हैं कल्प का नाम, उसमें जल का अनुपात कितना रहेगा, कल्प का स्वरूप, उसकी फिजिकल कंसिस्टेंसी लिक्विड रहेगा, सेमी सॉलिड रहेगा या फिर बिल्कुल सॉलिड रहेगा, और उसकी चिकित्सा उपयोग प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। ये वाली टेबल बच्चों इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। नोट्स हमारे बहुत शॉर्ट होते हैं, इतना ही आप कर लेंगे तो आई होप कि आपसे वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जितना भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मंड की बात करते हैं। मंड में जो रेशियो होता है वाटर का वो 1:14 होता है। आपसे हिंदी तो पढ़नी आती ही होगी, फर्स्ट ईयर पास करके आ रहे हो, तो इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, 1:14 होती है। इसका स्वरूप क्या होगा, अब आप सोचो कि चावल 1 है, 1 रेशियो है, और उससे 14 टाइम्स ज़्यादा क्या है, पानी है, तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, पानी ही पानी हो जाएगा। तो पूर्णतः स्वच्छ द्रव भाग जिसमें एक भी तंडुल का कण नहीं होता है, उस लिक्विड एक्सट्रैक्ट, यानी इसे उबाल लेते हैं पानी में और फिर उसे छान लिया जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड मंड, जिसमें चावल डाल के पकाया जाता है। और 1/14 चावल लेते हैं। अगर एक भाग हम पानी लेते हैं या फिर एक भाग चावल लेंगे और 14 टाइम्स उससे वाटर ले लेंगे, तब हम उसे गर्म करते हैं और उसके बाद उसे छान लेते हैं, तो जो हमें वाटर मिलता है, लिक्विड मिलता है, दैट इज़ मंड। वातपित्त शामक है, तृष्णा घन, यानी एक लिक्विड है तो तृष्णा को शांत करेगा। धातु शिथिलता नाशक, जो धातु को शिथिल कर देते हैं, लूज कर देते हैं, उनको नाश करता है। आशुपाकी और आशुपाकी का मतलब है एकदम डाइजेस्ट हो जाता है। श्रोतोविशोधक यानी श्रोतस का शोधन करता है, जो श्रोतस अवरोध होते हैं उन्हें खोलता है। पेया में भी रेशियो कितना होता है, 1:14 का होता है। इसमें द्रव प्रधान कल्प है, जिसमें कुछ मात्रा में टूटे हुए पके चावल के कण भी मिश्रित होते हैं, लिक्विड विद माइनर सॉलिड्स। समझ लो, इट्स अ क्लियर लिक्विड एक्सट्रैक्ट। इसे छान लें, इसे आपने छाना नहीं है, उसमें तो थोड़े थोड़े चावल आपको दिख जाएंगे, सो इट इज़ नोन एज पेय। शुद्धानाशक, तो इसमें जैसे चावल भी है तो ये आपकी भूख का नाश करेंगे, वो आपकी तृष्णा का नाश कर रहा था। स्वेदजनक है, मल का अनुलोमन करने वाली है, और दीपन और पाचन करता है पेय। यह वागु का ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1:6 होता है। अब इसे याद कैसे करोगे, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से याद किया था। य वा गु, तो इसमें कितने शब्द आ रहे हैं बताओ प्यारे बच्चों, कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:6। समझ आ गया कितना हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। तो इसमें 1 रेशियो होगा चावल का और उसके 6 गुना हो जाएगा पानी। तो पेय से तो गाढ़ी होगी, जिसमें 6 यानी चावल के कण अधिक होंगे और द्रव भाग कम होगा एज़ कम्पेयर टू पेय। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे हो जाएगी, सेमी सॉलिड हो जाएगी, राइट। इसका रेशियो याद रखना है। देखो अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, किसी ना किसी का इसमें से इस चैप्टर में से आया था कि इसका रेशियो क्या है। मान लो कि यवागु का ही आया था, तो 1:6 पर आप टिक करके आओगे। और ये पूछा जाता है कि किसमें कितना पानी हम रखते हैं एक्स्ट्रा, मतलब रेशियो क्या है चावल का और पानी का। तो ये चीज़ हल्के में मत लेना, इसलिए मैं इसे हाईलाइट भी कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ट्रिक्स भी बता रही हूँ कि किस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो। तो यवागु क्या करेगा, अब इसमें चावल है तो बलवर्धक है, ग्राही है, शूल प्रशमन है, मुख्यतः औषध के साथ सिद्ध की जाती है, यानी औषध के साथ इन्हें पकाया जाता है। विलेपी की बात करते हैं। देखो विलेपी मैंने कैसे याद किया, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो ट्रिक मैंने बनाई है ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी से याद करो, कि आपको भी वो समझ आए, आपको अच्छी लगे। कभी कभी ट्रिक्स इतनी कुछ अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी, आपको यवागु की शायद अच्छी लगी हो, वो इजी थी एकदम, लेकिन विलेपी की मेरी थोड़ी अलग है, शायद आपको समझ रहे और समझ आ भी जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी ट्रिक्स याद करना चाहते हो मेरी करो, अगर आपको समझ आती है, नहीं आती तो आप अपनी भी बना सकते हो। तो मैंने कैसे याद किया था, विलेपी ऐसे ही लिखा जाएगा ना। मेरा यही होता है कि नाम से काम निकालो, अपना नाम पे फोकस करो। तो विलेपी, इस पी से ऐसे 1:4,
ठीक है, समझ आ गया ना मैंने, इस पाव इस 4, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना होता है, 1:4 होता है। अधिक गाढ़ी होगी जिसमें जल की मात्रा कम होगी और चावल पूर्णतः पिघला हुआ लेप की तरह होता है, यानी थिक पेस्ट लाइक। क्या करेगा, हृदय के लिए अच्छा है, तृप्तिकर है, पित्तशामक है। रस अब क्या करेंगे, धातुओं को स्थिर करना शुरू करेंगे। रस रक्ताति धातुओं को स्थिर करने वाले होंगे, क्योंकि अब कैसे हो गए, सॉलिड वाले थोड़ा थोड़ा सॉलिड वाले, सेमी सॉलिड थिक पेस्ट लाइक हो गया। अब हम बात करते हैं अन्न ओदन। तो अन्न ओदन की ये जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उस हिसाब से, तो इसका रेशियो होता है 1:5 या आवश्यकता अनुसार। देखो इसमें इन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा है कि इतना ही, आवश्यकता अनुसार आप कौन से चावल बना रहे हो, उसमें कितना पानी डलता है, दैट्स ऑल अप टू द चावल एंड अप टू यू, ठीक है। तो इसे आप, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा कि 1:5 का रेशियो होता है। सुव्यवस्थित पका हुआ ठोस चावल जो कि हम आम तौर पर खाते हैं, जिसका अतिरिक्त जल निकाल दिया जाता है या सूख गया हो। देखो मेरे घर तो ऐसे चावल नहीं बनते थे, लेकिन मेरे ताई के घर पर क्या होता था, जब वो चावल बनाते थे तो उसे ऐसा पीच कहते हैं शायद, तो वो पानी निकाला करते थे और वो इतना नम का पानी बहुत मुझे तो टेस्टी लगा करता था। मैं तो ताई के घर जाके ताई से एक्चुअली मांग के पीती थी कि ताई लाओ चावलों का पानी दे दो, ठीक है। तो मुझे बहुत टेस्टी वो लगता था। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका पानी निकाल देते हैं और ख़ुद पी लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो चावल में ही पानी को पूरी तरह से सुखा देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि किस तरीके से आप पका रहे हो। अब चावल क्या करता है, पुष्टि करता है, ठीक है। भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च है, पुष्टिप्रद बल है, शरीर को सुदृढ़ करने वाला है। समझ आ गया, इजी था, उतना ही इम्पोर्टेंट भी था। अब इसमें आता है, देखो ये वाली चीज़ें थी चावल वाली, ये वाली चीज़ें कौन सी थी जिसमें मैंने चावल के बारे में पढ़ा, चावल और जल का क्या रेशियो था। अब हम चावल से आगे चलते हैं। चावल के अलावा भी तो हम चीज़ें खाते हैं ना डेली बेसिस पर, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण पथ है कल्प। कृष्णा होता है खिचड़ी, देखो यहाँ पर लिखा भी है खिचड़ी, राइट। तो इसे कैसे बनाते हैं, सब खिचड़ी तो सबको बनानी आती है कि जो भी घर में मिले वो सब जो डाल देते हैं, दैट्स कॉल्ड खिचड़ी। बट ये खिचड़ी क्या है देखते हैं। तंडुल यानी चावल और मूंग की दाल को समभाग या फिर 1:2 के अनुपात में, रेशियो इसमें इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद करना ज़रूरी है कि अनुपात में लेकर जल के साथ पकाया जाता है। इसमें लवण, शुंठी, हींग और घी मिला जाता है। क्यों मिला जाता है, ताकि ये क्या करे, दीपन पाचन करे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम खिचड़ी खाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, मोस्टली अतिसार में खाते हो कि नहीं खाते, क्यों? क्योंकि आपकी अग्नि मंद रहती है और आप चाहते हो कि आपकी अग्नि तीक्ष्ण हो जाए, इतना तो सम हो जाए एक्चुअली, तीक्ष्ण नहीं, कि वो खाना पचाने लगे, आपका पेट सही हो जाए। और ये लघु भी है, अच्छे से डाइजेस्ट होती है, मंद अग्नि में भी हम इसे देते हैं, राइट। तो समझ आ रहा है ना। कृष्णा क्या होता है, सब खिचड़ी जिसमें चावल और मूंग की दाल लेते हैं, समभाग में 1:1 ले सकते हो या फिर 1:2 लेकर उसे पकाया जाता है। और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या डाला जाता है, लवण, नमक, शुंठी, हींग और घी मिलाया जाता है। मॉडर्न में इसे खिचड़ी से रिलेट करते हैं। ये अत्यधिक बल, वातशामक और कफवर्धक होता है। समझ आ गया, ठीक है। इसे नहीं करते, ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट हम, अच्छा आप मुझे बच्चों बताना क्या मुझे नोट्स में ये अंडरलाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो मुझे समझ नहीं आता, अगर मैं नोट्स में अंडरलाइन करती हूँ तो ये आपके लिए मुझे लगता है वो थोड़ा इजी हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दूसरा ये थिंकिंग रहती है कि शायद आपको ये बुरा ना लगता हो कि नोट्स आपके गंदे हो गए, तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे अंडरलाइन परमानेंट करना चाहिए या फिर टेम्प्रेरी पेन से पढ़ाना चाहिए, ज़रूर बताना, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं यूश की। सेकेंड हम किसकी बात करते हैं, यूश की। यूश में दालें होते हैं, विभिन्न दालें, मुख्यतः मूंग की दाल, कुलथ, चना को कितने गुना पानी में, 18 गुना जल में उबाल कर तैयार किया गया सूप है। यूश क्या होता है, यूश इज़ अ सूप जिसमें दालें होती हैं और कितना गुना पानी लिया जाता है, 18 गुना पानी लिया जाता है। जबकि द्रव्य अच्छी तरह पक जाए तो छान लिया जाता है। इसमें राई, ज़ीरा, हींग और नमक का छौंक लगाया जाए तो इसे कृत यूश कहते हैं।
बिना छौंक के अकृतयुष कहलाता है। उपयोग क्या है इसका? ज्वर, कफज विकार, अग्निमांद में प्रोटीन की पूर्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यूश बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसे अच्छे से समझाना चाहती हूँ। यूश मतलब सूप, इसमें दालें होती हैं। इसमें क्या होती हैं? दालें। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मुझे डर लगता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप गलत ना कर गए हो, इसलिए मैं इतना फोकस करती हूँ। एक चीज़ को शायद मैं 10 बार बोल देती हूँ कि बस मेरे बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है, जो मेरा मकसद है, राइट। तो अब यूश क्या होता है? इसमें सिर्फ दालें होती हैं। कंफ्यूज मत होना कि दालें किस में होती हैं, किस में चावल है। तो यूश में दालें होती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे मूंग की दाल, कुलथ की, चने की, राइट। कितना गुना पानी लेते हैं? 18 गुना, 18 टाइम्स पानी उबालकर तैयार किया जाता है। जब द्रव अच्छी तरह पक जाए तो उसे छान लेते हैं, जिसमें राई, जीरा, हींग, नमक का छौंक अगर लगाओगे तो उसे कृतयुष कहते हैं। और अगर कुछ नहीं करोगे, देखो आपने दाल उबाली, उसे छान लिया और उसका जो पानी आपको मिला वो आपने ऐसे ही पी लिया, दैट्स कॉल्ड अकृत। कृत का मतलब होता है करना, राइट, करना। आपने कुछ भी नहीं किया तो अकृत। कुछ भी नहीं किया ना, तो कृत से पहले अ लगा दो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया तो अकृतयुष, कुछ नहीं किया, पानी था ऐसे ही पी लिया। लेकिन अगर आपने कुछ किया, क्या करोगे आप उसके साथ? कि उसमें आप तड़का लगाओगे। तड़का किसका लगता है? राई, जीरा, हींग, नमक, पता ही है। तो आपने कुछ किया है, अब वो किया क्या है? तड़का लगाया है। तड़का लगा दे तो अब उसे कहा जाएगा कृतयुष। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना कि कृत क्या होता है, अकृत क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तक्र। तक्र क्या होता है? मट्ठा। दही में 1/4, देखो इसमें रेशियो याद करना है। दही में 1/4 भाग जल मिलाकर मथना और मक्खन निकाल 1 मिनट। तो दही में 1/4 भाग जल मिलाओ। दही मान लो 1 है, उसमें 1/4 भाग आपने जल मिलाया और उसे मथा और मक्खन निकाल लेने पर तक्र बनता है। जब मक्खन निकल जाता है, उससे बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो तक्र है। घोल बिना जल मिलाए केवल दही को मथना, यानी मक्खन सहित। ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली, ये बुक्स में तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो बस एक बारी से देख लीजिएगा। घोल क्या होता है? कि बिना जल मिलाए केवल दही को मथना। मथित क्या होता है? दही को मथ कर केवल ऊपर का झाग निकाल देना। तक्र क्या होता है? 1/4 भाग जल मिलाकर मक्खन निकाल देना गृहिणी रोग की परम औषधि है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तक्र 1/4 भाग जब हम जल मिलाकर मक्खन निकाल लेते हैं तो उसे हम गृहिणी रोग की परम औषधि कहा जाता है। ये चीज़ आपसे रोग निदान में भी बार बार पूछी जाएगी कि तक्र किस में यूज़ किया जाता है? तो गृहिणी रोग की परम औषधि है। आप समझो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मैं इस पर लिख देती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी। वैसे तो एक ही शब्द का इसमें डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ही बोल रहे हैं कि देखो इसमें ही याद कर लेना, मैं इसलिए हाईलाइट भी करूँगी कि इसमें कपित, चंगेरी, मरीच और ज़ीरा मिलाकर उबाला गया कल्प है। ये ग्राही और पाचक है, जबकि कम्बलिक में क्या होता है? अम्ल द्रव्य होते हैं, जैसे कि अनार और इमली और तेल घृत प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है। समझ पा रहे हो? खड और कम्बली का क्या होता है? दोनों तक्र की ही कल्पनाएं हैं। सबसे पहले तो ये लिखो, दोनों में क्या होता है? तक्र है, तक्र प्रेजेंट है। समझ आ गया? अब खड में क्या होता है? कि कपित, चंगेरी, मरीच और जीरा मिलाकर उबाला गया कल्प, ये ग्राही और पाचक है। अब कम्बलिका में क्या होता है? कि खड के समान ही होता है, लेकिन इसमें जब अम्ल द्रव्य, तेल और घृत मिलाया जाता है तब इसे कम्बलिका कहा जाता है। तो कम्बलिका इज अम्ल द्रव्य वाला। याद रखना, इससे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था एक्चुअली, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या आया था। राग और शाडव। राग और शाडव क्या है? ये दोनों भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले सह आहार हैं। तो क्या है ये दोनों भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले सह आहार हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। देखो अब क्या है? राग मधुर, अम्ल, लवण रसों से युक्त शीतल कल्प, जिसमें शर्करा, सरसों और सेंधव लवण प्रमुख हो।
ठीक है। षाडव, षाडव मतलब 6, तो षाडव 6 रस से युक्त षड्रस जिसमें मधुर और अम्ल की प्रधानता होती है, जैसे आम या फलों की खट्टी मीठी चटनी, यह रोचक और पाचक होती है। तो समझ आ रहा है, राग वो होता है जो मधुर, मैं कलर चेंज कर लूँ, मधुर अम्ल लवण, अरे दिख ही नहीं रहा है, मधुर अम्ल लवण रस से युक्त होता है, शीतल कल्प है। ठीक है, जिसमें शर्करा, सरसों और सेंधव नमक मिलाया जाता है। षाडव मतलब षड का मतलब होता है 6, तो 6 रस से युक्त होता है जिसमें मधुर और अम्ल की प्रधानता होती है, जैसे आम या खट्टे फलों की खट्टी मीठी चटनी। तो समझ रहे हो, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, खड़ और कम्लिका में तक्र होता है। ये जो भोजन है उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इन्हें समझ लो कि चटनी को जैसे हम खाते हैं, खट्टी खट्टी चटनी, बस उस तरह से जो स्वादिष्ट बनाते हैं वो राग और षाडव है। ये है इसका मॉडर्न एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर पथ्य कल्पना, और यहाँ पर हमारा कल्पना निर्माण 2 चैप्टर ख़त्म होता है, जो कि सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टाटा बाय बाय।